हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रिसर्च में पर्सनल रिसर्च पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि रिसर्च टॉपिक का लास्ट पार्ट है। इसी के साथ साथ हमारा पर्सनल मैनेजमेंट का सिलेबस भी कंप्लीट होने जा रहा है और इसके बाद आप सेल्फ स्टडी करें और पुराने पेपर्स की प्रैक्टिस करें। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे टेलीफोनिकली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे रिसर्च प्रोसीजर की, और इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि पर्सनल रिसर्च में किन किन लिमिटेशंस को फेस करना पड़ता है, या व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ पर्सनल रिसर्च। इसको भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं और जानते हैं रिसर्च प्रोसीजर के बारे में कि रिसर्च प्रोसीजर में क्या क्या स्टेप्स इंक्लूडेड रहते हैं। कोई भी रिसर्च जब शुरू की जाती है तो सबसे पहले रिसर्च का टॉपिक, जिसको कि आमतौर पर समस्या के नाम से भी जाना जाता है, उसको डिफ़ाइन किया जाता है, यानी उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो पहला स्टेप होता है टू डिफ़ाइन प्रॉब्लम, यानी समस्या को परिभाषित करना। स्टडी करने के लिए सिलेक्टेड मटेरियल जो हो वह बहुत ही पिन पॉइंटेड होना चाहिए और उसका स्कोप डिटरमाइन होना चाहिए, और जहाँ तक हो सके उसमें डेविएशन की अवसर बहुत कम होने चाहिए। एंड द सेकेंड इज़ टू डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स, कि जब शोध करने जा रहे हों तो शोध के उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्धारित होने चाहिए, क्योंकि उद्देश्य ही वे बिंदु होते हैं जो हमें बताते हैं कि रिसर्च वर्क कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पर इसका एंड होगा। तो यह विचार करना ज़रूरी होता है कि रिसर्च का जो शुरुआत है वो किस जगह से हो, किस समय से हो और किस सीमा से किया जाए। यह बात उद्देश्यों पर ही निर्भर करती है कि वह कितना महत्वपूर्ण है। कंपनी शोध कार्य पर कितना धन खर्च करने को तैयार है, पहले से उस विषय पर कितनी जानकारी अवेलेबल है, और शोध की मान्यताएं, महत्वपूर्ण बिंदु और चेंजेस की फ्रीक्वेंसी क्या है। इस प्रकार इन सारे फैक्ट्स के कोऑर्डिनेशन के बाद में ही यह डिसाइड किया जाता है कि रिसर्च वर्क कहाँ से शुरू किया जाए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स, जो कि रिसर्च को एक स्टार्ट देते हैं। थर्ड वन इज़ टू फाइंड सोर्सेस, यानी स्रोतों की खोज करना। शोध के लिए प्रयास और स्रोत उपलब्ध होने जरूरी हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से उपलब्ध शोध सामग्री और तथ्यों का संकलन और संभावित कठिन विषयों संबंधी जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण होता है। शोध का इम्पॉर्टेंट सोर्स रिसर्चर की एबिलिटी ही होता है। एक अच्छा रिसर्चर अपने रिसर्च वर्क से अच्छे रिजल्ट निकाल सकता है, और शोधकर्ताओं के अलावा शोध के लिए पर्याप्त धनराशि प्राप्त करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना कार्य करना फिजिबल नहीं होता है। बड़ी योजनाओं के लिए शोध के क्षेत्र में नेशनल लेवल पे एफर्ट किए जाते हैं, और कई शोध संस्थाएं भी नियोक्ताओं की प्रार्थना पर विशिष्ट समस्याओं पर शोध करती हैं। तो इस तरीके से शोध के स्रोतों की खोज की जाती है। एंड टू डिज़ाइन रिसर्च, की शोध डिज़ाइन तय करना। शोध डिज़ाइन का मतलब यह होता है कि शोध कार्य किस प्रकार से किया जाएगा उसके बारे में एक योजना बनाना। संपूर्ण स्तर पर शोध आयोजना करने से पहले योजना की सफलता का अंकन करने के लिए एक पायलट स्टडी की जाती है। इसे पूर्व जांच या प्री टेस्टिंग भी कहा जाता है, और इस प्रणाली में वे सभी प्रक्रियाएं की जाती हैं जो एक संपूर्ण सर्वेक्षण में करना आवश्यक होती है। रिसर्च डिज़ाइन is the framework of research methods and techniques chosen by a researcher. And the next is to collect data and analysis, कि समंकों का संकलन करना और उसका विश्लेषण करना। समंक संकलन और विश्लेषण रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें शोध
और जो एनालिसिस का पीरियड है के बाद अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिक अंतर होने से यह जो डेटा एनालिसिस होता है वो ऑब्सलीट हो जाता है। इसलिए डेटा कलेक्शन के बाद में उसको रिसर्च में अप्लाई किया जाना चाहिए, इसको एनालिसिस किया जाना चाहिए। और पर्सनल प्रॉब्लम्स की स्टडी में चूँकि टाइम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए जो भी डेटा कलेक्ट किए जाए उनका यथाशीघ्र शोध में उपयोग किया जाना चाहिए एनालिसिस करके। एंड द नेक्स्ट इज टू रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्टिंग करना, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। प्रतिवेदन बहुत ही संक्षिप्त और तथ्यपूर्ण होना चाहिए। इसमें सभी इम्पॉर्टेंट बातों को इंक्लूड किया जाना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट किया जाना चाहिए। टेबल्स, ग्राफ, चार्ट, इन सब का यूज़ किया जाना चाहिए। और अब हम बात कर रहे हैं आखिरी बिंदु की, जो कि है टू यूटिलाइज रिसर्च, यानी कि जो रिसर्च की है उसका उपयोग करना। शोध प्रक्रिया का समापन तब कहा जा सकता है जब उसका उपयोग कर लिया जाए। शोध की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रशासन को विभिन्न समस्याओं के सुलझाने में इससे कितनी सहायता मिली। तो इस प्रकार से इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए रिसर्च कंडक्ट किया जाता है। और अब बात कर रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ पर्सनल रिसर्च की सभी वर्गीय शोध करते समय किन सीमाओं का सामना करना होता है या किन चुनौतियों को देखना होता है, उनका समाधान करना होता है। तो इसमें पहला है कम्युनिकेशन इशू, कि जो शोध किया जाता है, शोध करने के बाद में उसके जो रिज़ल्ट होते हैं उन डिसीजंस को कम्युनिकेट करना अपने आप में एक टास्क होता है, जो कि फिजिबल नहीं होता है कि सभी पक्षों तक उन रिजल्ट्स को पहुंचाया जा सके और कन्विंस किया जा सके। एंड द सेकंड इज़ डिफ़िकल्टी इन रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, कि दूसरा ये भी होता है कि अनुभव की कमी की स्थिति में समस्या के क्षेत्रों को ज्ञात करना और उसके स्टडी की व्यवस्था करना और उसके यूटिलिटी को इवैल्यूएट करना, यह भी एक कठिन काम होता है। थर्ड वन इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट। इसका यह मतलब होता है कि जो रिसर्च किया गया है उसका थ्योरेटिकल साइड जो है और जो प्रैक्टिकल साइड है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको फुलफ़िल करने के लिए कुछ काम करने होते हैं, जैसे कि वर्कशॉप मैनेज करना या फिर ट्रेड यूनियन और जो मैनेजमेंट है इनके बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना। तो इस तरीके से इन सारे कार्यों को इम्प्लीमेंट करना अपने आप में एक कठिन काम होता है। एंड डिफ़िकल्ट टू टेस्ट द प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों की जांच करना और उन्हें कार्य रूप में परिणत करना, यह भी मुश्किल काम होता है। एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, की जो पर्सनल रिसर्च होती है जनरली वो डिस्क्रिप्टिव होती है और उसमें एनालिटिकल पार्ट नहीं होता है, जो कि इस बात पे एम्फेसाइज करता है कि इसमें क्या है, इसका तो पता लगाया जा सकता है किंतु क्यों है इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। एंड द नेक्स्ट इज़ मेयर रिव्यू ऑफ फैक्ट्स। इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि पर्सनल रिसर्च में क्या वस्तु स्थिति है उसी की समीक्षा मात्र इसमें की जाती है। तो यह है सभी वर्गीय शोध की एक सीमा है। और अब बात कर रहे हैं डायनामिक पॉलिसीज़ की, कि जो संगठन है, संस्थाएं हैं, उनकी नीतियां और विचार बहुत तेज़ी से बदलते रहते हैं। इसलिए किसी एक विषय पर की गई रिसर्च सभी संस्थाओं पर अप्लाई नहीं की जा सकती और व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक संस्थान को शोध करना जरूरी हो जाता है। एंड लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, चयनिक समस्याओं से यह प्रतीत होता है कि प्रबंधकों या समस्या चयनकर्ताओं में या तो उपेक्षा की भावना या फिर लैक ऑफ नॉलेज है। तो इस प्रकार से ऐसा होने के कारण जो काम है वह रिपीटेटिव होता है और उसमें ओरिजिनलिटी की कमी पाई जाती है, उसमें मौलिकता का अभाव होता है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंट परसेप्शंस, कि किसी भी विषय को लेकर एक मत नहीं है
और हर एक व्यक्ति सेवी वर्गीय प्रबंध के अलग अलग डायमेंशंस को अलग अलग तरीके से समझता है। सेवी वर्गीय प्रबंध या औद्योगिक संबंधों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। कुछ शोधकर्ताओं के लिए यह क्षेत्र संपूर्ण रोजगार संबंधों तक विस्तृत है, जबकि कुछ अन्य लोगों के लिए यह केवल रोजगार में प्रबंधकीय प्रणाली तक ही सीमित है। तो इस तरीके से अलग अलग सोच होने के कारण भी जो सेवी वर्गीय प्रबंध का शोध है वह अपने आप में एक चैलेंजिंग काम हो जाता है और यह इसकी एक कमी कही जा सकती है। तो इस तरीके से हमने जाना कि पर्सनल रिसर्च के अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ये जो रिसर्च की लिमिटेशंस हैं इसको हम व्यावहारिक रूप से हमें इसको समझना चाहिए और इसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जनशक्ति शोध केवल प्रबंध की दृष्टि से ही नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन रोजगार संबंधी समस्याओं के लिए भी यह होना चाहिए और उचित शोध व्यवस्था के लिए पर्याप्त पहल, अभिप्रेरणा, ज्ञान, रुचि और समय की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार से इन सारे रिसोर्सेस को अरेंज करके रिसर्च की जानी चाहिए, यानी कि इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए और इंटरेस्ट के साथ में, पूरी लगन के साथ में यह काम किया जाना चाहिए। तो इसके बाद में अब हम देखने जा रहे हैं कि आज का असाइनमेंट क्या है। स्टूडेंट्स, आपको जो असाइनमेंट मैंने दिया है वो ये है, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन प्रोसेस एंड लिमिटेशंस ऑफ पर्सनल रिसर्च। कि पर्सनल रिसर्च के ऊपर आपको एक डिटेल्ड नोट लिखना है कि जो सेवी वर्गीय शोध है वह क्या होती है और किस किस क्षेत्र में की जाती है और क्या इसके टूल्स एंड मेथड्स होते हैं और किस तरीके से इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो जितना भी हमने इस टॉपिक में पढ़ा है उसको आपको एक नोट लिखना है, डिटेल्ड नोट लिख के रखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।